Hello everyone. So today we are going to discuss a new concepts from chapter number 4 and 5. So let us continue our GoodSet revision series and we are going to discuss the whole concepts of magnetism in this lecture. So first we are going to discuss a Lorentz force. If we put a charged particle in magnetic field, then the charged particle will be affected and it move in a circular path. So उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, वेर V stands for velocity and B stands for magnetic field. Therefore in the magnitude form F is equal to QVB sin थीटा. अब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी, इसका मतलब कि V एंड B आर पैरेलल और इन अपोजिट डायरेक्शन मीन्स एंटी पैरेलल, देन थीटा कितना होगा 0 डिग्री एंड 180 डिग्री. तब उस कंडीशन में उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना अप्लाई होगा 0. बट वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा F इज इक्वल टू QVB. नाउ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन V इज परपेंडिकुलर टू B, मतलब वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे, उस कंडीशन में हमें चार्ज पार्टिकल की मोशन स्टडी करनी है. जैसे हमें ये कंसेप्ट पता है कि जब भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे तब वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा. तब सर्कुलर पाथ के लिए उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबल फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r एंड मैग्नेटिक फोर्स जो हमने अभी देखा QVB. सो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो V से V कट हो जाएगा, तब बचेगा R, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ विच इज इक्वल टू mv/QB. अब इसी कंडीशन के उस चार्ज पार्टिकल के लिए टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करेंगे हम. तो टाइम पीरियड के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो T इज इक्वल टू 2πr/V. नाउ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T. तो इसका मतलब ये उसका इन्वर्स हो जाएगा V/2πr और इसी के अंदर हमें R की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट की, तो ये फाइनल फॉर्मूला क्या होगा QB/2πm. नाउ while entering, if charged particle makes angle theta with magnetic field B, then resulting path will be helix. अब हेलिकल मोशन के लिए हमने रेडियस और टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है और उसी के बेस पे हमें पिच भी फाइंड करनी है, मतलब कितना डिस्टेंस वो चार्ज पार्टिकल कवर करेगा. सो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इन हेलिक्स कितना हो जाएगा mv sin θ/QB. देन टाइम पीरियड 2πm/QB. अब ये जो हेलिक्स पाथ के लिए जो रेडियस है इसके लिए हमने एक sin θ का कंपोनेंट लिया है वेलोसिटी का. तब इस डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे cos θ एंड sin θ. रेडियस वाले पार्ट के लिए हमने sin θ कंपोनेंट लिया. ये पार्ट आपको NCERT में शायद नहीं भी दिया होगा, बट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बिकॉज इस फॉर्मूला के बेस पे आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं. देन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πm/QB जो हमने प्रीवियस कंसेप्ट के अंदर डेराइव भी किया था. नाउ पिच इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड. सो टाइम पीरियड हमने कौन सा लिया 2πm/QB इनटू वेलोसिटी का पिच के लिए कंपोनेंट कौन सा होगा cos θ. सो ये फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा 2πmv cos θ/Q इंटू मैग्नेटिक फील्ड B. सो ये एक फाइनल फॉर्मूला, ये शायद कंसेप्ट आपको NCERT में नहीं दिया है. नाउ द नेक्स्ट वन इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. अब इस वाले केस के अंदर हम जब चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एक साथ मूव कराएंगे तब उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या इफेक्ट होगी और मैग्नेटिक फील्ड की क्या इफेक्ट होगी. सो हमें पता है जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को प्लेस करेंगे तो वो चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेटेड मोशन होगा, मतलब वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये भी रिलेशन हमें पता है F इज इक्वल टू ma वेर F इज इक्वल टू Q इंटू E, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में फोर्स. सो इसी वजह से ये फॉर्मूला होगा A इज इक्वल टू QE/m वेर A स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास. तो ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में स्टडी किया है. अब इस कंडीशन के अंदर हमने 3 अलग अलग केसेस को कंसिडर किया है. फर्स्ट केस जहाँ पे B पैरेलल टू E होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे.
इस कंडीशन में हमें इनिशियल वेलोसिटी ले ली है 0, चार्ज लिया है पॉजिटिव क्यू चार्ज और उस चार्ज पार्टिकल का मास है स्मॉल m। तो उस कंडीशन में एक्सीलरेशन कितना होगा चार्ज पार्टिकल का QE/m। y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, वेर u इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म यहाँ से निकल गया, तो फाइनल टर्म बचेगा हाफ AT स्क्वायर और a के प्लेस पे हमने ये वाला टर्म यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट y प्लस ये 0 स्क्वायर मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो हमने 0 कंसीडर की, देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2ay। a का डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया। नाउ वर्क एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका भी एक रिलेशन हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से, W इज इक्वल टू डेल्टा के। सो W मतलब वर्क इज इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल। अब पोटेंशियल इस टर्म में हमें नहीं दिया, बट पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन पता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू V इंटू डी। सो E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E इंटू डी। सो E इंटू वाई, ये हमने एक पोटेंशियल का फॉर्मूला चेंज किया इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, इनटू चार्ज पार्टिकल, मतलब ये वर्क हो गया विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, बट यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हमने डायरेक्टली हाफ mu स्क्वायर वाला टर्म 0 कर दिया। तो फाइनल आंसर होगा हमारा QEY इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। नाउ केस नंबर 2, इस केस के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल डायरेक्शन में है। इनिशियल वेलोसिटी हमने u कंसिडर किया, मास एंड चार्ज वो सेम ही रखे हमने, मतलब आगे जितने भी फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखे हैं उस फॉर्मूला में जिस वाले टर्म में हमने इनिशियल वेलोसिटी 0 रखी है, अब उस वाले टर्म में हमने इनिशियल वेलोसिटी रखनी है u। तो ये सारे फॉर्मूला वापस कन्वर्ट हो गए हमारे ओरिजिनल फार्मूला में, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। जो हमारा ओरिजिनल फार्मूला था उसमें हमने इनिशियल 0 रखा था, जो फर्स्ट केस में हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी किया था। अब इस वाले केस में u 0 नहीं रखना है, तो ये यू टी ये पूरा टर्म यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ay। तो यहाँ पे भी हमने यू स्क्वायर वाला टर्म सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ द थर्ड वन वर्क एनर्जी थियरम, उसमें क्या किया था हमने, वर्क मतलब QEY विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, यहाँ पे u नॉट इक्वल टू 0 है। द लास्ट थर्ड केस B इज पैरेलल टू E, मतलब इस वाली कंडीशन में भी मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल डायरेक्शन में है, बट यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी u इज इक्वल टू v नॉट विच इज परपेंडिकुलर टू B एंड E। मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया, मतलब चार्ज पार्टिकल x डायरेक्शन में जाएगा और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस पे दी है। सो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो इस वाली कंडीशन के अंदर उस चार्ज पार्टिकल का हेलिकल मोशन होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्सेलरेट भी करेगा y डायरेक्शन में और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो सर्कुलर मोशन भी करेगा। तो इसलिए ये वाले पार्ट के अंदर हमने y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर होगा वो भी कैलकुलेट किया, x और z डायरेक्शन के लिए भी फॉर्मूला गिवन है। सो y डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, हाफ QE/m इंटू टी स्क्वायर। ये तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला था फर्स्ट केस में सिमिलर ही रहेगा। नाउ x डायरेक्शन के लिए तो x इज इक्वल टू r इंटू साइन ओमेगा टी। जब हमने हेलिकल पाथ के लिए ये कंसेप्ट स्टडी किया था तब हमने वेलोसिटी का कॉस थीटा का कंपोनेंट कंसीडर किया था, बट डिस्टेंस के लिए हमने यहाँ पे x डायरेक्शन के लिए कौन सा कंपोनेंट लिया है, r साइन ओमेगा टी, और z डायरेक्शन के लिए r माइनस r कॉस ओमेगा टी। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको NCERT में नहीं दिए, बट शायद आपको MCQ में यूज़फुल हो सकते हैं। उसके बाद रेडियस, तो जो हमारे पास ऑलरेडी हमने डिस्कस भी की थी mv/qb, और इसी टर्म में हम लोग ओमेगा को भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ओमेगा का फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, QB/m, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल। सो ये कंसेप्ट से हमने जब चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे और कौन सी कंडीशन से प्लेस करने वाले हैं वो सारी कंडीशन डिस्कस की। नाउ द नेक्स्ट वन इज
फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तब कितना फोर्स अप्लाई होगा उस कंडक्टर के ऊपर। सो फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, देयर एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, जो हमने याद रखा था बिल से, बी आई एल साइन थीटा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके एमसीक्यू के लिए। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, सेम कंडीशन, साइन थीटा है, अगर साइन 0 या साइन 180 होगा तो फोर्स कितना हो जाएगा 0, बट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो एफ कितना हो जाएगा बी आई एल। नाउ मोमेंट ऑफ कपल ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप। अब जैसे हमने एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो उस लूप के ऊपर कितना टॉर्क अप्लाई होगा। तो टॉर्क का ऑलरेडी हमने एक फॉर्मूला चैप्टर नंबर 4 में 4 मार्क्स की थियोरी के लिए भी स्टडी किया था। टाउ इज इक्वल टू आई एल बी इंटू बी साइन थीटा। एल मतलब लेंथ और बी मतलब हमने उसकी विड्थ कंसिडर की है। सो एल इंटू बी कितना हो जाएगा एरिया, कैपिटल ए। सो यहाँ पे इसी फॉर्मूला को वापस कन्वर्ट करेंगे आई ए बी साइन थीटा के लिए। अगर इस लूप के हमने एन टर्न्स को कंसिडर किया तो यहाँ पे एन भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा, जिसको हमने याद रखा था बिना साइन थीटा, बी आई एन ए। कोई भी टर्म आप याद रख सकते हो, बट ये एक फॉर्मूला टॉर्क के लिए, और इसी फॉर्मूला से हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को भी कंसिडर किया था। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, म्यू और एम, कोई भी सिंबल यूज करो, विच इज इक्वल टू आई इंटू ए। अगर एन टर्न्स के लिए याद करोगे तो एन आई ए। तो इसी फॉर्मूला में एन आई ए को हम लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट एम, तो फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा एम बी साइन थीटा, देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है एमसीक्यू के लिए। नाउ वर्क डन। अब ये भी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। इस पूरी थियोरी के अंदर हमने वर्क डन के लिए एक कंडीशन लिखी थी, अगर θ1 से θ2 डायरेक्शन में अगर डाइपोल को रोटेट करेंगे तो कितना वर्क डन करना होगा, मतलब मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन। इफ यू रिमेंबर इन चैप्टर नंबर 5 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन द क्लास। So work done in rotating a magnetic dipole, W is equal to mb into 1 minus cos theta. So U is equal to minus mb cos theta, ये हमारा बेसिक फार्मूला। और इसी फार्मूला से एक एंगल से दूसरे एंगल पर जब हमें डाइपोल को रोटेट करेंगे तब कितना वर्क डन होगा। सो W is equal to mb cos theta 1 minus cos theta 2, ये हमारा फाइनल फार्मूला वर्क डन के लिए। नाउ गायरोमैग्नेटिक रेशियो म्यू बाई एल इज इक्वल टू क्यू बाई 2m, ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जहाँ पे म्यू इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट और एल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे हमने सिंबल चेंज किया है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, बिकॉज यहाँ पे मास के लिए भी एम यूज़ किया, अगर यहाँ पे अगेन एम यूज़ करते तो कन्फ्यूजन हो सकता था, इसलिए हमने सिर्फ सिंबल चेंज किया है मैग्नेटिक मोमेंट पर एंगुलर मोमेंटम विच इज़ इक्वल टू क्यू बाई 2m। ये वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्यू मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 एंड एम मतलब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सो गायरोमैग्नेटिक रेशियो, इसकी भी आपको डायमेंशनल फार्मूला या फिर इसका आपको वैल्यू भी एग्जाम में पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। नाउ द नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड। अब ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट चैप्टर नंबर 4 से बायोट-सावर्ट लॉ। अब इस कंडीशन के लिए हमने देखा था कि dB मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ये सारे टर्म को हम कनेक्ट करेंगे तो फाइनल फार्मूला क्या बचेगा, dB इज इक्वल टू μ0/4π इंटू IDL साइन थीटा अपॉन r²। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला बायोट-सावर्ट लॉ के लिए, वेर μ0 इज इक्वल टू 4π इंटू 10⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये हमारी परमिएबिलिटी इन वैक्यूम μ0। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर। अब ये वाला कंसेप्ट हमने नहीं देखा था एनसीईआरटी में, बट एमसीक्यू के लिए आपको यूजफुल हो सकता है। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला μ0 I डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन 4π r²। अब जैसे वायर ए से बी तक हमने कंप्लीट किया, ए टू बी एक कंप्लीट वायर। अब उसी के अंदर अगर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखा फाई एंगल के लिए, देन μ0 I अपॉन 4π a इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2।
सेम फॉर्मूला अगर थीटा एंगल के लिए कंसिडर किया तो cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 हो जाएगा। अगर थीटा 0 होगा तो फाई की वैल्यू 90 होगी, अगर फाई की वैल्यू 90 होगी तो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। वो तो हमें इस डायग्राम से भी पता चल जाएगा। सो अल्टीमेटली ये फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, μ0I/2πa। जो फॉर्मूला हम इसके बाद एम्पियर्स लॉ में पढ़ने वाले हैं, जो एम्पियर्स एप्लीकेशन है उसी के अंदर ये फॉर्मूला भी हम लोग डिराइव करने वाले हैं, मतलब ये कंसेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड। अब दो पैरेलल वायर के बीच में कितना फोर्स होगा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपके एमसीक्यू के लिए। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा या फिर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। सो F इज इक्वल टू μ0I1I2L/2πr। बट आपको पूछा जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे हमने L को डिवाइड कर दिया, F/L इज इक्वल टू μ0I1I2/2πr। अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो दोनों वायर के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होगा। तो ये भी हमें एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए ये 2 पॉइंट है। इफ पैरेलल वायर कैरी करंट्स इन सेम डायरेक्शन देन द वायर अट्रैक्ट ईच अदर। इफ पैरेलल वायर कैरी करंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन देन द वायर्स रिपेल ईच अदर। तो ये एक दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। सेम डायरेक्शन में करंट तो अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में करंट तो रिपल्शन। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ये 4 मार्क्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थियरी थी चैप्टर नंबर 4 से, जिसमें हमने स्पेशल केसेस के साथ सारे फॉर्मूलाज डिराइव किए थे। नाउ dB is magnetic field because of small portion of wire dl, then B is equal to μ0I/4πr² into 2πr। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल आंसर आया μ0I/2r। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल इज कैपिटल N देन B इज इक्वल टू μ0Ni/2r। सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो ये सेंटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। अब इसी सर्कल को अगर हमने छोटे पार्ट में कट किया और एक एंगल थीटा के लिए आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाएगा, तो उस थीटा के लिए आपको डायरेक्टली आंसर याद रखना, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है μ0I/2r इंटू θ/360। ये एक एंगल के लिए अगर हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तब ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। ऐसे एमसीक्यू जैसे डिस्कस करेंगे हम तो आपको आइडिया आएगा ये फॉर्मूला कैसे कहाँ पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू सर्कुलर लूप। ये भी एक इम्पॉर्टेंट थियरी। B इज इक्वल टू μ0I/a² a² प्लस d²3/2। अब जैसे यहाँ पे हमने अलग केस देखा, D इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तब इस कंडीशन में हमने A को निगलेक्ट किया तो फाइनल आंसर क्या बचेगा, μ0I/a²/2d³। अब इसी कंडीशन में अगर हमने ऊपर नीचे 2 को मल्टीप्लाई किया और पाई को मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्मूला क्या होगा, 2μ0 इंटू आई πa²/4πd³। अब ये πa² क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द लूप, और 4πd³ मतलब ये एक ऐसा टर्म आएगा कि जो हमारे एक्सिस और इक्वेटर का फॉर्मूला बनेगा। सो इसी को अगर हमने कन्वर्ट किया πa² को एरिया के अंदर, और उस एरिया और करंट को हमने कन्वर्ट कर लिया मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में, बिकॉज I इंटू ए इज इक्वल टू म्यू मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये पूरा फॉर्मूला रिफॉर्म करेंगे तो फाइनल फॉर्मूला बनेगा μ0/4π 2μ/d³। तो ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला बना मैग्नेटिक फील्ड के लिए सर्कुलर लूप से। नाउ एम्पियर्स लॉ। अब एम्पियर्स लॉ में हमने जो बेसिक फार्मूला हमारी इक्वेशन थी, क्लोज इंटीग्रल B.dl इज इक्वल टू μ0I, इसी फार्मूला को यूज़ करके उसकी एप्लीकेशन देखी थी सोलेनोइड एंड टॉरॉइड के लिए। सो फर्स्ट सोलेनोइड के लिए फार्मूला क्या था, μ0 इंटू Ni, वेयर स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N/L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये नेक्स्ट फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट करंट कैरिंग होलो सिलेंडर। अब ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी जब इन्फिनिट लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी एक डिस्टेंस r के ऊपर। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0 व्हेन r इज लेस देन r और r इज ग्रेटर देन और इक्वल देन r, तब फॉर्मूला होगा μ0I/2πr। जो मैंने आपको बोला था एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन में ये फॉर्मूला हम लोग वापस डिस्कस करेंगे, और इसका ग्राफ एमसीक्यू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट।
जब R इज इक्वल टू आर सरफेस के ऊपर बात करेंगे तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, और सरफेस से जैसे अवे जाएंगे हम, दूर जाएंगे, तब ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी। बट मैग्नेटिक फील्ड R लेस देन R वाले पॉइंट के लिए जीरो, मतलब यहाँ पे हमने एक भी ग्राफ नहीं बनाया, मतलब ये पूरा पोर्शन खाली रहेगा, जीरो के ऊपर प्लॉट करेंगे ये। नाउ फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर। अब ये इन्फिनिट करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो इसके लिए ये फर्स्ट पॉइंट लेस देन आर, जहाँ पे इनसाइड के लिए अब मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी, तो म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, और आउटसाइड पॉइंट के लिए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो इस वाले पॉइंट को आप ऑब्जर्व करोगे तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर हो जाएगा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। और सेकेंड पार्ट जो हमारा एज इट इज़ रहेगा प्रीवियस कंसेप्ट की तरह, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको सॉलिड सिलेंडर पूछा जाए तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, और होलो सिलेंडर पूछा जाए तो ग्राफ कैसा आएगा। तो ये दोनों कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। ये पार्ट बाकी था हमारा टोरॉइड का। तो टोरॉइड के लिए भी सेम ही फॉर्मूला था, म्यू 0 एन आई अपॉन 2 पाई आर, वेर एन अपॉन 2 पाई आर होगा तो स्मॉल एन बनेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका भी फॉर्मूला होगा म्यू नॉट एन इंटू आई, स्मॉल एन इंटू आई। तो सेम फॉर्मूला सोलेनोइड जैसा। सो नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 5 से थोड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं, और उसके अंदर हम कवर करेंगे कैल्विनोमीटर, वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर का भी कंसेप्ट, और उसी के साथ सारे पैरामीटर्स, मतलब सारे जो डिफरेंट मटेरियल्स थे, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़। तो ये सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ हम 5 to 10 MCQs भी उसी लेक्चर में कवर भी करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे, इससे पहले इस लेक्चर के सारे फॉर्मूलाज की आपको लिस्ट रेडी करनी है। थैंक यू।